कि क्या चीजें आप लोग कैसे करने हैं। वर्क पावर एंड एनर्जी, चैप्टर का नाम है अपना वर्क पावर एंड एनर्जी। ये आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वर्क पावर एंड एनर्जी एक एक करके इसको अच्छे से पढ़ेंगे, हर एक टॉपिक को डिटेल्ड मैंने पढ़ेंगे, इससे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। न्यूमेरिकल्स बहुत बेहतरीन आते हैं इससे। इसमें पहले आपको वार्न कर दूं कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ज्यादा फोकस करना है इस चैप्टर में। इस चैप्टर न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक एंगल से इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है ना। इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक ठीक है। तो कॉपी में लिखिए अपना चैप्टर का नाम, लिखिए सबसे पहले क्या, वर्क पावर एंड एनर्जी या वर्क एनर्जी एंड पावर। चैप्टर का नाम लिखिए भाई, वर्क एनर्जी एंड पावर। लिखा आपने, वर्क एनर्जी एंड पावर, लिख लो भाई, लिख लो। चैप्टर का नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर, इसको पढ़ेंगे। वर्क एनर्जी और पावर क्या है एक एक करके इसको समझेंगे भी, और इनसे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉर्मूले हैं, उनको भी अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। एकदम डिटेल्ड वे में इनको एक्सप्लोर करने वाले हैं हम लोग, हाँ ठीक है, एक एक करके। तो वर्क का मतलब क्या है पहले ये समझ लेते हैं। वर्क का मतलब क्या है पहले ये समझना। देखिए जब भी आप वर्क की बात करोगे, जैसे यहाँ बहुत सारे इमेजेस लगे हुए हैं, आप थोड़ा देखकर गेस करते हो कि कहाँ कहाँ वर्क हो रहा है, कहाँ वर्क नहीं हो रहा है। जैसे इस केस में देखिए, आदमी यहाँ कंप्यूटर पर कुछ टाइपिंग कर रहा है, ये है, ये देखिए बाहुबली साहब है, ये भी अपना कुछ काम ही कर रहे हैं भाई, उठा रहे हैं अपना वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं या जो भी है। ये देखिए कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं बेचारे। अब देखो मेहनत आगे से होती है पीछे से निकलेगी, लेकिन मेहनत तो हो रही है ना, यहाँ निकलेगा। दीवार कुछ लोग कर रहे हैं ना, कुछ लोग चढ़ भी रहे हैं। इसमें कोई और भी दिख रहा है क्या? अरे तुम भी हो क्या इसमें? ठीक है, अच्छा। और ये कौन है? हाँ, अरे नहीं नहीं बेटा, बेटा, अरे बेटा, अरे बेटा कूल डाउन। ये जो चीज निकल रहा है बेटा, यहाँ निकाल रखा है, इसको किसी को नहीं लेना, ठीक है, ध्यान। अब देखिए गुड़िया देखो ये कर रही, क्या कर रही है, ये जो भी कर रहे हैं ये इनको देखो, ये भी कुछ कम रहे। तो हु आर डूइंग वर्क, कौन वर्क कर रहे हैं इसमें से? आपको लग रहा होगा सब कर रहे हैं भाई, वो भी अपना कुछ काम कर रहा है, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन साइंस ये कहता है हम वर्क की बात तब कहेंगे, वर्क की बात तब करेंगे, हम तब कहेंगे कि वर्क हमारा प्रैक्टिकली क्या हुआ, परफॉर्म हुआ, जब हम किसी बॉडी सिस्टम पे फोर्स अप्लाई करें और बॉडी हमारी क्या हो, डिस्प्लेस हो। जब तक उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तब तक कोई वर्क परफॉर्म नहीं होगा। जैसे कुछ लोग अब यहाँ पर दीवार को कितना पुश कर रहे हैं, दीवार आपको लगता है डिस्प्लेस हो पाएगी क्या? इसको मूव कर पाएंगे? भाई बहुत ज्यादा फोर्स लगाओगी तो गिर जाएगी, डिस्प्लेस हो जाएगी क्या इस तरह से करने से? आपके नहीं होगी। एक सिंगल आदमी अगर इसको पुश या पुल कर रहा है तो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो आप कितना भी फोर्स अप्लाई कर लो, जब तक उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा, जब तक वो ऑब्जेक्ट आपका डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, तब तक कोई वर्क परफॉर्म नहीं होगा। इसका मतलब वर्क की बात हम कब करेंगे, जब बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करें और बॉडी हमारी क्या हो, डिस्प्लेस हो, तो हम कहेंगे कि हमारा वर्क क्या हुआ, परफॉर्म हुआ। इज इट क्लियर? बात समझ आ रही है अपनी ना? तो वर्क की हम बात तभी करेंगे जब बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करें, बॉडी क्या हो जाए, डिस्प्लेस हो जाए। तो देखो ये डिस्प्लेसमेंट यहां हो रहा है, क्या कोई वर्क परफॉर्म होगा? नहीं। इस केस में ये जो वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, वेट को उठाएंगे तो डिस्प्लेस होगा कि नहीं होगा? तो वर्क होगा कि नहीं? इस केस में होगा। इस केस में भी होगा वर्क, क्या नहीं होगा? इस केस में वर्क होगा? कोई मुझे बताए भाई, इस केस में वर्क होगा? नहीं। इस केस में वर्क होगा? हाँ। इस केस में वर्क होगा? नहीं। यहां होगा? नहीं। ये नहीं। इस केस में अगर ये खींच लेती है तो वर्क हो जाएगा, नहीं खींच पाए तो वर्क, ठीक है, इसके खींचने पे है भाई। बाकी यहां देखिए ये जनाब है, देखिए अगर ये रन कर होगा, ये वही होगा, ये भी होगा, ये देखो होगा ना, ये सभी क्या है, वर्क है ना, वर्क परफॉर्म हो रहे हैं यहाँ पर। तो वर्क की डेफिनेशन क्या होगी, वर्क की फिर डेफिनेशन क्या होगी, इसको हम लोगों को समझना है कि हम बॉडी सिस्टम पे फोर्स अप्लाई करें और बॉडी क्या हो, डिस्प्लेस हो, तो अब हम कहेंगे कि हमारा वर्क क्या हो गया, परफॉर्म होगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ क्या लिखा है वर्क के लिए, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड द बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और इन अपोजिट डायरेक्शन। तब हम कहेंगे कि क्या हुआ, वर्क हमारा परफॉर्म हुआ। मतलब हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करें और बॉडी क्या हो, डिस्प्लेस हो, मूव हो, तब हम कहेंगे कि वर्क परफॉर्म हो रहा है। कितना वर्क हो रहा है अभी कैलकुलेट करेंगे, बट कब वर्क हो रहा है कब नहीं हो रहा है ये पहले समझना है हमें। तो वर्क कब होगा, सबसे पहले तो उस बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया जाएगा, फिर वो बॉडी क्या होगी, डिस्प्लेस होगी, मूव होगी, तब हम कहेंगे कि हाँ इसमें कुछ न कुछ वर्क हो रहा है। अब वर्क कितना हो रहा है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या उसके लिए फार्मूला है, वो सब हम देखेंगे। तो वर्क का मतलब बेसिकली क्या है, हम फोर्स अप्लाई करें और बॉडी हमारी क्या हो, डिस्प्लेस हो, मूव हो, तो हम कह पाएंगे कि क्या है, वर्क हमारा परफॉर्म हो रहा है। और वर्क को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से।
बॉडी हमारी जितनी डिस्प्लेस हुई वो और जितना फोर्स हमने उस पर अप्लाई किया, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वही हमारा क्या होगा, वर्क डन होगा। इज दैट क्लियर? कंडीशन ये है कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में बॉडी क्या होनी चाहिए, डिस्प्लेस होनी चाहिए। मान लीजिए हम आगे सामने की तरफ पुश कर रहे हैं तो बॉडी भी क्या है भाई, आगे की तरफ ही जा रही है। तब हम ऐसे ही फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को क्या कहेंगे, वर्क कह पाएंगे। इज दैट क्लियर? तो वर्क कब होगा, हम बॉडी सिस्टम पे फोर्स अप्लाई करेंगे और बॉडी क्या होगी, डिस्प्लेस होगी, तो हम कहेंगे क्या हो रहा है भैया, वर्क कोई ना कोई हो रहा है उसमें। क्लियर हो रही बात अपनी, समझ में आ रहा है ना? तो लिखिए वर्क क्या है, लिखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखिए वर्क, हेडिंग करिए वर्क और लिखिए क्या है वर्क। देखो, व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, when a force is applied on a body, when a force is applied on a body and bodies get displaced, and bodies get displaced, and bodies get what, displaced, then we said some work is what, performed. Then we said some work is what, performed, some work is performed। तब हम कहते हैं कि कुछ वर्क क्या हुआ हमारा, परफॉर्म हुआ। कब, बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया और बॉडी क्या हुई, डिस्प्लेस हुई, तब हम कहेंगे कुछ वर्क परफॉर्म हुआ। अब वर्क कैसे निकालेंगे, नीचे लिखिए मैथमेटिकल डेफिनेशन इसकी क्या है, ठीक है, लिखिए द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, the product of force and displacement produced in the body in the direction of force, produced in the body in the direction of force is called work, is called work। तो नीचे लिखिए वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो नीचे लिखिए आप, तो वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब यूनिट क्या है, इनके सिंबल्स क्या है, ये सारी चीजें लिख लेंगे। अब देखो वर्क इज इक्वल टू आपने क्या लिखा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क को हम लोग डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, सो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इंटू एस। एस का मतलब यहाँ किससे है भाई, डिस्प्लेसमेंट से। एफ का मतलब किससे है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट से, लिख लो भाई। सो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इंटू एस, जहाँ एफ का मतलब क्या है बताओ, फोर्स, जो फोर्स हमने अप्लाई किया है उसकी बात हो रही है। एस का मतलब यहाँ किससे है भैया, डिस्प्लेसमेंट से है, एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट से है। W क्या हो रहा है, हमारा वर्क डन है, ठीक है भाई, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात, ठीक, डन, कोई दिक्कत वाली बात। अब जरा देखना इसमें यूनिट क्या होगी वर्क की, यूनिट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क, जूल या न्यूटन मीटर लिखेंगे, जूल लिखो या क्या लिखोगे, न्यूटन मीटर। भाई फोर्स का न्यूटन हो गया और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, न्यूटन मीटर। ये कौन से सिस्टम में है, एसआई या फिर एमकेएस सिस्टम है, एसआई या फिर व्हाट, एमकेएस सिस्टम। इसकी यूनिट क्या है, जूल या फिर न्यूटन मीटर है। और सीजीएस सिस्टम में क्या होगी इसकी यूनिट, अर्ग, अर्ग होगा या फिर क्या होगा, डाइन सेंटीमीटर। ये कौन से सिस्टम है भैया, सीजीएस सिस्टम है। सीजीएस सिस्टम इसकी यूनिट क्या है, अर्ग या फिर क्या होगा, डाइन सेंटीमीटर होगा, है ना भाई, अर्ग है या फिर क्या होगा, डाइन सेंटीमीटर होगा, ठीक, यूनिट समझ गए। और 1 जूल में कितने अर्ग होंगे,
हाँ लिख लेना, एंड नोट में करके चाहो तो लिख लेना 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग, 10⁻⁷ अर्ग। इसका मतलब जूल बड़ी यूनिट है, अर्ग क्या है, छोटी यूनिट है। ये सब साइंटिस्ट के नियम है ना। सो 1 अर्ग इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स, 10⁻⁷ जूल। ठीक है, लिख लो 1 अर्ग इज इक्वल टू क्या होगा, 10⁻⁷ जूल। 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग, और 1 अर्ग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10⁻⁷ जूल। कन्वर्जन आना चाहिए आपको, कभी आ गया यूनिट चेंज करने के लिए कन्वर्जन की बात होती है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए कैसे कन्वर्ट। क्लियर हो रही बात, डन। तो हमने देख लिया वर्क डन, वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये तब है जब हम बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में क्या हो रही है, बॉडी हमारी डिस्प्लेस हो रही है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होगा वही हमारा क्या होगा, वर्क होगा। और ये W इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इंटू एस है। F का मतलब फोर्स है, S का मतलब डिस्प्लेसमेंट है। यूनिट हमने देखा, वर्क की यूनिट क्या है, जूल है या न्यूटन मीटर है, किसमें, SI या फिर एम्पियर सिस्टम में। या और क्या है भाई, अर्ग है या डाइन सेंटीमीटर है, किसमें, सीजीएस सिस्टम में। सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या है इसकी भैया, अर्ग है या फिर क्या है, डाइन सेंटीमीटर। इन दोनों में रिलेशन की बात की तो 1 जूल में कितने अर्ग, 10⁻⁷ अर्ग, और या 1 अर्ग में कितने जूल होंगे, 10⁻⁷ जूल। बहुत सिंपल बात है ये, याद रह जाएगा इतना। हाँ अभी बात करेंगे, हम सब की बात करेंगे यार, ठीक है। तो ये देखिए किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर हम कुछ एंगल्स की बात कर रहे होते हैं तो क्या होता है, ठीक है ना, ये देखना। अब इसको हटाऊं, कुछ स्पेशल केसेस के बारे में लिखिए, जरा लिखें इसमें, लिखिए आप, लिखिए, रिमार्क करके लिख लें, रिमार्क करके आप लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब लेवल यहीं से बढ़ाना है अपना। रिमार्क, मान लीजिए जो भी बॉडी अपने पास है, सपोज करो ये बॉडी है, इस पे हमने कोई फोर्स अप्लाई किया भाई, इसमें हमने कोई फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया, ये फोर्स F लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं इस डायरेक्शन में। इन दोनों के बीच का एंगल क्या है भाई, थीटा। मान लीजिए जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और बॉडी जिस डायरेक्शन में हमारी डिस्प्लेस हो रही है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा डिग्री है। इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। जरा देखना, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और जिस डायरेक्शन में बॉडी हमारी डिस्प्लेस हो रही है, मतलब बॉडी डिस्प्लेस किस डायरेक्शन में हो रही है, इस डायरेक्शन में। अब फोर्स हम इस पे कैसे लगा रहे हैं, ऐसे। तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। मतलब सेम डायरेक्शन में नहीं है, कुछ ना कुछ एंगल्स पे लग रहे हैं। जैसे कई बार होता है ना कि हम साइड से पुश कर रहे होते हैं, पुल कर रहे होते हैं किसी चीज को, तो बॉडी हमारी जिस डायरेक्शन में बढ़ रही है उसके हम डायरेक्शन से थीटा एंगल पे फोर्स लगा रहे हैं, किसी न किसी एंगल पे, सेम डायरेक्शन में नहीं लगा रहे हैं। मतलब जैसे बॉडी इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है तो सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम कुछ ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, कुछ एंगल से लगा रहे हैं। जब आप किसी एंगल से बॉडी पे फोर्स लगा रहे होंगे जिस डायरेक्शन में बॉडी हमारी डिस्प्लेस हो रही है, तो उस केस में हम वर्क का क्या लिखेंगे, एक्सप्रेशन। तो जब इस केस में हम वर्क का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो यहां से वर्क का जो एक्सप्रेशन बनता है W इक्वल टू होता है F इंटू एस, और यहां क्या लिखा जाता है भाई, कॉस थीटा। जहां थीटा का मतलब क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की बात होती है। इसी चीज को अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, किस फॉर्म में लिखना हो भैया, वेक्टर फॉर्म में। ये सब चीजें आप लोगों के लिए अभी थोड़ी सी क्या है, नई है, तो लिखना पड़ेगा। वेक्टर ए F डॉट क्या लिख देंगे, वेक्टर S लिख देते हैं। इसका मतलब F डॉट S का मतलब क्या होता है, FS cos थीटा। इस फॉर्म में लिख लेंगे। अब इसको डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करेंगे, ये बनाइए, फिर मैं बताता हूं आपको। बना लिया पिक्चर, फिगर वगैरह कॉपी के राइट साइड में ड्रॉ करें, आप लेफ्ट साइड में कंटेंट या मैटर अपना लिखा करें, ठीक है, हमेशा ध्यान रखें, ठीक है भाई। चल बनाइए बनाइए इसको, जल्दी से आप ड्रॉ करिए, आप लोग ड्रॉ करें इसे, फिर बात करते हैं। कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा अच्छे से इसको देखते रहिए, समझते रहिए, हर चीज आपको ऑटोमेटिक क्लियर होता रहेगा, ठीक है। हाँ मतलब बताऊंगा, अभी अभी सब बताऊंगा। इस सिस्टमैटिक तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं, सब चीज एक साथ समझेंगे तो ही समझ में आएगा, ठीक है। अदरवाइज रिलेट नहीं कर पाएंगे, कभी कुछ मिस हो जाएगा, कभी कुछ मिस हो जाएगा। इससे अच्छा है कि हर चीज साथ में देखते चलो तो समझ में आता रहेगा, ठीक है। चलिए बना लीजिए इसको, फिर बात करते हैं हम। बनाइए भाई, देखते हैं इसको।
बन गया? लिखा भाई? चल बोलते हैं, लिखिए। इफ द एंगल बिटवीन force and displacement is theta, if the angle between force and displacement is what? theta, मतलब जो बॉडी में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है उसके डायरेक्शन और फोर्स के डायरेक्शन के बीच का एंगल क्या है? थीटा है। इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज थीटा, देन वर्क डन इन दिस प्रोसेस कैन बी डिफाइंड एज, then work done in this process can be defined as, can be defined as, can be defined as, in this process can be defined as, डैश करके नीचे लिखो, the product of force, the product of force and displacement and the product of force and displacement and cosine of angle between force and displacement, cosine, cosine की स्पेलिंग लिखना है बेटा, COSINE, cosine of angle, cosine of angle between force and displacement, cosine of angle between force and displacement, cosine of angle between force and displacement is defined as work, is defined as what? work। तब उसको हम लोग क्या कहेंगे भाई? वर्क कहेंगे। cosine of angle between force and displacement is defined as what? work। ठीक है, और करके लिख लो इसकी सेकेंड डेफिनेशन, और करके लिखो, और द स्केलर ऐसे लिखना, और डॉट, द स्केलर और डॉट, द स्केलर और व्हाट? डॉट प्रोडक्ट ऑफ, द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, the scalar or dot product of force and displacement is defined as work, is defined as what? work। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो स्केलर प्रोडक्ट है उसको भी हम क्या बोलेंगे भाई? वर्क ही बोलेंगे, चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, बात एक ही है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये जो हमने सेकेंड वाला लिखा है ना आपका, ये वाला, ये स्केलर है, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर इसी को जब इस फॉर्म में लिखेंगे, इसको जब लिखेंगे सिंपल स्केलर फॉर्म में, तो ये ऐसे आ जाएगा। हाँ, अगर वेक्टर में दिया है तो ये यूज करेंगे, हालांकि आपके यहाँ वेक्टर में दिया नहीं जाएगा, इन केस अगर दिया है तो बाकी आपको ये यूज करना। एंगल दिया होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिया होगा तो ये यूज करेंगे। एंगल नहीं दिया है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अगर सेम है तो वही F इंटू एस लिखेंगे, क्योंकि डायरेक्शन सेम हो जाने का मतलब एंगल दोनों के बीच का क्या हो जाएगा? 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ये तो पीछे पढ़ के आए होंगे, हम पीछे 9th में पढ़ के आए ना, कुछ वैल्यूज वगैरह याद किए होंगे, ट्रिग्नोमेट्री टेबल वगैरह किए हैं तो ठीक है, नहीं किए हैं तो भी ठीक है, करना तो था ही। वैसे किए होंगे आप लोग मेरे ख्याल से, ये है कि नहीं, है ना? देखो ये देखो एंगल से खींच रहा है कि नहीं। अब ये बॉडी देखो, इस पे फोर्स लग रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है, जो भी बैठे हुए यहाँ डॉट 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 या डाटा 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 खींच रहे हैं, जो भी है देखो यार। अब देखो ये इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, लेकिन फोर्स थोड़ा ऊपर से लग रहा है कि नहीं, कुछ न कुछ एंगल बन रहा है कि नहीं, यहाँ पर एंगल बन रहा है ना, 30 डिग्री एंगल बन रहा है, तो 30 डिग्री से इसको निकालेंगे, जो भी हो। बहुत सारी चीजें होंगी ऐसे, अभी देखेंगे इनका क्या है क्या नहीं है। बाकी ये सब वैल्यू वगैरह निकालने जानते होंगे आप लोग, कैसे क्या है। वैल्यूज लिख लो, ये अपने काम का लिख लो भाई। कॉस की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि फॉर्मूले में कॉस आया ना, कॉस की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी अपने को, इसलिए कॉस की सारी वैल्यूज लिखिए, फटाफट लिखिए, जल्दी से नोट करिए। जो जो चीजें आती चल रहे हैं बताते चल रहे हैं, चाहे आपने मैथ्स में पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, सब कुछ बता रहे हैं A to Z। क्वेश्चन बहुत लॉजिकल आ रहे हैं, इसलिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ज्यादा फोकस करो, रादर देन कि आप रटते रहो, ठीक है ना। वो सब आपका कॉन्सेप्ट SST में चलेगा कि आपने फैक्ट्स रट लिए, कुछ पॉइंट्स रट लिए, साइंस में मैथ्स में नहीं चलेगा। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे बहुत फोकस करो, ठीक है। फटाफट नोट डाउन करिए इसको, बताते हैं फिर। हर चीज आएगा,
पेशेंस रखो, जैसे जैसे बता रहे हैं एक सीक्वेंस में पढ़ते रहो, हर चीज इजी भी लगेगा, अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसको बताओ। तो cos 0 की वैल्यू 1 है, cos 30 की वैल्यू √3/2 है, cos 45 वैल्यू 1/√2 है, cos 60 की वैल्यू 1/2 है, cos 90 की वैल्यू 0 है, cos 180 की वैल्यू क्या है -1 है। ये सारे केसेस ध्यान रखना। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 60 की वैल्यू 1/2, 90 की वैल्यू 0, 180 की वैल्यू क्या है -1। ठीक है भाई, ये सब ध्यान में रखना है। ठीक है, सब कुछ समझ के रखना है अपने को। ठीक है, देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स या फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्क, ऐसे लिखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्क डन, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्क डन। इसको हटाऊं, पहले लिखिए मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। देखिए फोर्स का जो एक्सप्रेशन लिखते हैं हम लोग, मतलब वर्क का जो एक्सप्रेशन लिखते हैं, उसमें क्या होता है, फोर्स होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, और क्या होता है, एंगल होता है। एंगल किसके किसके बीच का होता है भाई, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है उसके बीच का एंगल होता है ना, उन्हीं दोनों के बीच के एंगल है। तो फोर्स के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, डिस्प्ले, अरे गुड़िया कहाँ देख रहे हो, फोकस रहो, नहीं कुछ भी मिस कर जाओगे ना तो फिर मिस हो जाएगा, फिर किसमिस खा के बैठे रहना चलेगा नहीं, समझो इसको। फोर्स दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, और एंगल थीटा दिख रहा है कि नहीं, तो तीन फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करेंगे। तो पहला लिखो, पहला लिखिए मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतना ही ज्यादा बॉडी क्या होगी हमारी, डिस्प्लेस होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे डिपेंड करेगा। तो पहला फैक्टर लिखिए मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। पहला देखिए वर्क हमारा किस पे डिपेंड करेगा भैया, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई करेंगे बॉडी उतनी ज्यादा क्या होगी, डिस्प्लेस होगी। दूसरा क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, कितना ज्यादा बॉडी डिस्प्लेस रही हो उतना ज्यादा वर्क होगा। क्यों भैया, क्योंकि जो वर्क होता है इन दोनों का प्रोडक्ट हिट होता है, जब इन दोनों का प्रोडक्ट है तो इन दोनों में से कोई बढ़ेगा या दोनों ही बढ़ेंगे तो वर्क का मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई, बढ़ेगा ना। और थर्ड वन इज व्हाट, डायरेक्शन ऑफ या एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, क्या लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट या फिर डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों बात एक ही है। एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, या फिर व्हाट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, कैसे क्या। ठीक है भाई, फिजिक्स में एंगल का मतलब डायरेक्शन होता है, तो मैथ्स में पढ़ते होंगे ना एंगल का मतलब एंगल है, फिजिक्स में एंगल का मतलब डायरेक्शन से होता है। ठीक है, ये ध्यान से समझना, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्लियर। चलिए अब ये समझना है, हमें ये समझना पड़ेगा कब वर्क हमारा पॉजिटिव होगा, कब क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये भी अपने को जानना है। ठीक है ना, तो क्या है वर्क, कैसे क्या है, ये समझना है अपने को, देखेंगे। यूनिट ऑफ वर्क हमने पीछे डिस्कस कर लिया, जूल भी होता है, न्यूटन मीटर होता है, 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं पीछे बताया क्या, 1 जूल में कितने अर्ग भैया, 10⁻7 अर्ग, पीछे बात किए ना, या 1 अर्ग में कितने जूल हो जाएंगे, 10⁻⁻7 जूल हो जाएंगे ना, -7 बताए। टाइप्स ऑफ वर्क डन, वर्क हमारा कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब क्या होगा, 0 होगा, ये समझना बहुत जरूरी है। वर्क हमारा कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब क्या होगा, 0 होगा। एक एक करके डिस्कस करेंगे। लिखो टाइप्स ऑफ वर्क डन, लिखिए, हेड करिए भाई। टाइप आते हैं क्वेश्चन, ये एमसीक्यू में भी आते हैं, वन लाइनर में आते हैं, 1-2 नंबर में आते हैं, इसलिए सब बता रहे हैं एक एक चीज डिटेल में, एकदम समझना। नहीं आप जैसे भी पढ़े होंगे, जिससे भी पढ़े होंगे, मैं तो जानता ही हूँ, आप समझ मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, मैं इसीलिए आपको हर चीज डिटेल्ड मैनर में बता रहा हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ मैं किसी पर्टिकुलर बुक को फॉलो नहीं करूंगा, मुझे फॉलो करना है बोर्ड को, क्योंकि आफ्टर ऑल हमें पेपर किसका देना भाई, काउंसिल से पेपर डिजाइन होकर आएंगे, उसकी क्या डिमांड है, किस तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे, उसके बेसिस पे हम अपनी स्टडी को आगे बढ़ाएंगे ना। किसी राइटर को राइटर ये देख के थोड़ी बनाएंगे भाई, राइटर तो कंटेंट अपने दे रहे हैं, चैप्टर के कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, टॉपिक्स दे रहे हैं, बहुत सारे एक्स्ट्रा टॉपिक्स रहेंगे उस चैप्टर में, है ना।
तो हमें उन चैप्टर्स को टारगेट करना है, लेकिन उसमें जो हमारे टॉपिक्स हैं सिलेबस में, उस जिससे हमारे प्रीवियस क्वेश्चन आ रहे हैं, बेसिकली उसको टारगेट करके अच्छे से पढ़ना है, एक्सप्लोर करना है उनको डिटेल में, है ना। किस टॉपिक को कितनी डेप्थ में पढ़ना है ये कैसे पता चलेगा? देखो, जब आप स्टडी कर रहे हो ना, बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या आने वाले कॉम्पिटिशन्स वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके पास दो चीजें हमेशा होनी चाहिए। पहला क्या? फर्स्ट चीज आपके पास क्या होनी चाहिए भाई? सबसे पहले तो आप अपने पास सिलेबस रखो, सिलेबस के साथ साथ पीवाईक्यूज आपके पास होनी चाहिए, बिल्कुल, और पीवाईक्यूज होनी चाहिए। सिलेबस इसलिए होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, पीवाईक्यू इसलिए होना चाहिए कि किसको, जिसको पढ़ना है उसको किस लेवल पे पढ़ना है। सिलेबस इसलिए होना चाहिए कि क्या क्या पढ़ना है, पहले ये रोड मैप बने। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए होना चाहिए कि किस चैप्टर से किस डेप्थ में पढ़ना है, कितने डायमेंशंस में क्वेश्चन आ रहे हैं, तब आप समझ पाओगे कि इसमें ये टॉपिक पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ये दोनों चीजें आपके पास हमेशा होनी चाहिए। इसीलिए चैप्टर के साथ ही हम आपको क्या करते हैं भाई, पीवाईक्यूज वगैरह देते हैं। अभी आप लोगों को सिलेबस नहीं मिले हैं, उसके रीजन है, क्योंकि सिलेबस तब मिलता है जब आपका मैं वेलकम कर लेता हूं। और वेलकम तब होता है जब बाकी आप समझदार है, ठीक है। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको मिल रहे हैं, पीवाईक्यूज मिल रहे हैं कि नहीं, सिलेबस भी आपको मिल जाएगा। आईसीएसई बोर्ड के बच्चे के पास सिलेबस होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है भाई? क्योंकि टॉपिक्स बहुत ज्यादा हैं। जिन राइटर्स की बुक हम पढ़ रहे हैं उसमें या तो ज्यादा टॉपिक्स दिए होंगे या तो क्या दिए होंगे, हमें बुक को नहीं फॉलो करना है, हमें फॉलो किसे करना है, काउंसिल ने दिए हुए सिलेबस को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके ट्रेंड को समझेंगे, एनालिसिस करेंगे, उसके हिसाब से चैप्टर को पढ़ेंगे। हम लोग जनरली क्या करते हैं, हमारे स्कूल्स में क्या होते हैं भाई, बुक लिए टॉपिक वाइज चीजें चलती रहीं। हमें ये काम नहीं करना है, हमें एकदम अपनी लॉजिकल रीजनिंग का यूज करना है, थोड़ा सा एनालिसिस करना है, चीजें कैसे पढ़नी है, किस वे में पढ़नी है, उस तरह से अपने सिलेबस को, अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे, प्रिपरेशन को आगे ले चलेंगे एकदम साइंटिफिक मैनर में, इनपुट आउटपुट रेशियो देखकर कि किससे कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है, कितना पढ़ना है। नहीं, पढ़ने को तो कोई लिमिट है क्या, पढ़ते ही रहो, ठीक। तो वर्क, हमारे टाइप्स ऑफ वर्क की हम बात करेंगे, वर्क हमारा कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब जीरो होगा। इसको दो तीन कॉन्टेक्स्ट में समझ लेना, कभी कभी एंगल की बात होती है, कभी कभी डायरेक्शन की बात होगी, मैं मोटा मोटा बता दे रहा हूं, बहुत ध्यान रखना। तो क्या लिखा आपने, टाइप्स ऑफ वर्क, क्या लिखा आपने भैया, टाइप्स ऑफ वर्क, लिख लिया हेडिंग कि कितने टाइप के हमारे वर्क होते हैं, हम उसकी बात करेंगे। डिपेंडिंग अपॉन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट द वर्क डन विल बी व्हाट, वर्क हमारे कितने टाइम के होंगे, द वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तो आप लिखो इसको, डिपेंडिंग ऑन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, लिख बेटा, डिपेंडिंग ऑन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, डिपेंडिंग ऑन द एंगल between force and displacement, depending on the angle between force and displacement, the work done can be, the work done can be, पहला लिखिए पॉजिटिव, सेकंड लिखिए नेगेटिव, थर्ड लिखिए भाई जीरो। अब ये हमारा पॉजिटिव कब होगा ये समझना, ये अपना पॉजिटिव कब होगा भाई, देखो ये पॉजिटिव कब होंगे ये समझना। ये पॉजिटिव तब होगा जब हमारा एंगल जो थीटा है, जो एंगल हमने थीटा की बात की ना अभी पीछे हमने थीटा की बात की कि नहीं भैया, बोलो भैया, ये थीटा क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है, यही बताया ना हमने, बॉडी को डिस्प्लेस किया। जब आपका थीटा, जब आपका ये थीटा किसके किसके बीच में हो भाई, जीरो हो या क्या हो भाई, 90 से कम हो, जीरो हो या 0 90 के बीच में हो, जीरो हो या तो फिर क्या होगा भाई, 0 और 90 के बीच में हो, तो उस केस में वर्क हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये ध्यान रखना है, एमसीक्यू में बहुत हेल्प करेगा, एकदम टू द पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड समझो। या तो 0 हो या 90 से कम हो या इनके बीच में कोई भी एंगल हो, जैसे हमने कह दिया 53 डिग्री पे बताओ वर्क हमारा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, पॉजिटिव। 69 डिग्री पे वर्क हमारा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। अब जिस बच्चे को लॉजिकल रीजनिंग नहीं पता है वो कहेगा cos 69 की वैल्यू पहले जाने तब तो बताएं ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। लेकिन हमें ये पता है कि एंगल 0 से 90 के बीच में हो तो वर्क हमेशा क्या होगा, तो हमें वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, बस पॉजिटिव नेगेटिव ही तो बताना है अपने को। बात क्लियर हो गई, समझ में आ रही है बात अपनी। तो हमने कहा ना एकदम साइंटिफिक मैनर में पढ़िए, कितना याद करना है कितना नहीं, लगे सबकी वैल्यू ही याद कर रहे हैं,
नहीं। समझ रहे हो ना, एकदम साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करो, कितना लेना है कितना नहीं लेना है। फिर नेगेटिव कब होगा, जब इससे ज्यादा होगा भाई। नेगेटिव कब होगा भाई, 90 से ज्यादा हो, 90 से ज्यादा हो, और कितना भाई 270 से आ जाओ भाई, 270, 270 या 270 से क्या हो भाई कम, 270 का करेंगे तो 180 प्लस दिस, हाँ 270 से कम, हाँ 90 से ज्यादा हो और 270 से क्या हो भाई कम। नाइन्टी से ज्यादा हो और 270 से क्या हो भाई कम। तो क्या 180 भी चलेगा, कहीं कहीं तुम्हें ये भी ऑप्शन मिल सकता है, कहीं कहीं तुम्हें ये भी ऑप्शन मिल सकता है, मैं बता दूं आपको, कंफ्यूज नहीं हो जाना, ये भी सही है। लेकिन इस जोन में भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि इस जोन में कॉस की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है। इस जोन में इसमें भी नेगेटिव ही आएगी। ये बड़ा है वो कम है, वो 270 तक, 90 एंगल और ज्यादा है, वो केवल 180 तक है। समझ में आई बात। तो वर्क हमारा किस जोन में नेगेटिव होगा, जब एंगल हमारा 90 और 270 के बीच में हो, या 90 और 180 के बीच में हो, या 180 भी हो तब भी। क्यों, क्योंकि cos 180 की वैल्यू -1 होती है, याद है ना। अभी देखेंगे इन ये एंगल्स कब कब बनेंगे, हम बताएंगे, सब समझोगे। पहले एक मोटा मोटा रफ आइडिया रखते हैं कि कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव, और जीरो कब होगा, जीरो कब कब होगा, जीरो कब होगा, एंगल के अगर हम उसमें देख रहे हैं तो थीटा कब हो भाई 90 डिग्री। और कब जीरो होगा, जब फोर्स हमारा क्या हो भाई जीरो, कोई फोर्स ही नहीं लग रहा हो। और कब होगा, जब डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जीरो हो। तीन केसेस बनते हैं, हम जनरली केवल एंगल्स में देखते हैं। एंगल्स की बात करेंगे तो थीटा कितना हो 90 डिग्री। और कब जीरो हो सकता है, जब फोर्स ही जीरो हो, फोर्स ही नहीं लग रहा हो। और कब जीरो हो सकता है, जब डिस्प्लेसमेंट ही क्या हो जीरो, फोर्स लग रहा हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है जीरो। क्यों, क्योंकि वर्क जो हम पढ़ते हैं, वर्क W इक्वल टू क्या है भाई, FS cos थीटा है। इन तीनों चीजों पर डिपेंड करेगा। अगर फोर्स जीरो हो गया तो जीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, जीरो ही आएगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तब भी क्या होगा, किसी को भी जीरो से मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, जीरो ही आएगा। थीटा 90 हो गया तो cos 90 की वैल्यू क्या है भाई, जीरो है। cos 90 की वैल्यू जीरो है, तब भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे सब क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो थीटा के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो एंगल 90 हो। मतलब ऐसा समझो, इसका एग्जांपल अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो एक कूली अपने सर पे वेट रख के आपका लगेज वगैरह लेकर जाता है ना, स्टेशन वगैरह पे आप कहीं जाते हो कहीं भी, साइंस ये कहता है कि उसने कोई वर्क नहीं किया। क्यों, क्योंकि वेट क्या होता है, परपेंडिकुलर नीचे की तरफ लग रहा होता है, और आदमी कैसे चलता है फ्लोर पे, ऐसे हॉरिजॉन्टल चलता है। तो दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का हो गया, 90। वेट नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट ऐसा। तो साइंस ये कहता है उसने कोई वर्क नहीं किया। आपको लगता है किया उसने किया है वर्क या नहीं किया है। आप कहेंगे तो क्या करेगा, वही लगेज या आसपास कोई पत्थर ढूंढेगा कि बेटा पहले तो तुमने काम दिए, अब काम के बदले जो देने चाहिए थे उसमें साइंस पढ़ा रहे हो तुम मुझे। अगर मैंने इतनी साइंस पढ़ ली होती तो आज मैं ये काम करता, नहीं पढ़ा तभी तो, नहीं पता हो जाता तो ये काम क्यों करते, क्योंकि इसमें तो कोई वर्क हुआ नहीं। चलो ना, ध्यान रखना, ठीक है भैया, समझ गए तीनों केस। अब इन सभी को एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं, समझते हैं। देख भाई लिख ले, चल कब ये पॉजिटिव होगा लिख लो, समझ में आया, ये बताने की जरूरत है क्या, कब ये पॉजिटिव होगा, क्लियर हो रहा है। देखो जैसे ये है, अब कोई वेट को अपलिफ्ट करेगा, बहुत ध्यान समझना। अगर कोई भी इंसान या कोई भी मशीन बॉडी या किसी सिस्टम को अपलिफ्ट करेगा तब वर्क इसमें पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, पॉजिटिव। फोर्स भी अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और बॉडी भी क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में ही डिस्प्लेस हो रही है, तो वर्क इस केस में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वर्क इस केस में क्या होगा भाई, पॉजिटिव होगा भाई, होगा ना पॉजिटिव। बेटा देखो बॉडी भी ऊपर ही जा रही है, फोर्स भी ऊपर ही हम लगा रहे हैं, तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया। डायरेक्शन सेम होने का मतलब एंगल कितने डिग्री का हो गया, 0 डिग्री का। डायरेक्शन के सेम होने का मतलब क्या है, लिख लेना इसको। डायरेक्शन सेम होने का मतलब क्या है भैया, सेम सेम नहीं बेटा, सेम 0 डिग्री। साइंस में डायरेक्शन के सेम होने का मतलब एंगल थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। और डायरेक्शन के अपोजिट होने का मतलब, डायरेक्शन के अपोजिट होने का मतलब क्या है भाई, साइंस में डायरेक्शन के अपोजिट होने का मतलब थीटा कितना है, 180 डिग्री। लिख लेना, एकदम नोट कर लो। तो बेटा cos 0 की वैल्यू 1 होती है, और यहां पर cos 180 की वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी।
अभी यही तो वैल्यू दिखाया आपको पीछे। साइंस में डायरेक्शन की सेम होने का मतलब थीटा 0 होता है, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है भैया 1। साइंस में डायरेक्शन की अपोजिट होने का मतलब थीटा कितना होगा 180 डिग्री होगा, और कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है -1। इसे नोट करो, समझना ये है। इसका मतलब जब दोनों के डायरेक्शन अपोजिट होंगे तो वर्क क्या आएगा नेगेटिव, जब दोनों के डायरेक्शन सेम होंगे तो वर्क हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव। समझना इतना ही है। जैसे इस केस में वर्क हमारा पॉजिटिव कैसे हो गया, देखो जरा, इस केस में वर्क हमारा पॉजिटिव क्यों हो गया, क्योंकि ये जो हॉर्स है आपका जिस डायरेक्शन में इसको खींच रहा है पुल कर रहा है उसी डायरेक्शन में तो ये डिस्प्लेस हो रहा है, दोनों का डायरेक्शन सेम, तो वर्क हमारा कैसा होगा यहाँ पॉजिटिव होगा। कोई दिक्कत वाली बात है, इतना ही समझना है। और देखो ये जरा, ये वर्क पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में क्या हो रही है बॉडी हमारी डिस्प्लेस हो रही है। क्लियर होगी नहीं बात, इमेजेस इसलिए दिखा रहे हैं। लेकिन अब जरा देखना, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन फॉलिंग ऑब्जेक्ट, जब बॉडी को हमने ऊपर से छोड़ दिया वो फ्रीली आ रही नीचे गिर रही है भाई, तब उस केस में हमारा वर्क पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। जो बॉडी फ्रीली नीचे गिर रही है कौन से फोर्स से गिर रही भैया ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है नीचे की तरफ होता है, अब बॉडी डिस्प्लेस भी किधर हो रही है नीचे के ही डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन सेम, तो वर्क क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। बात समझ में आ रही कि नहीं, ये सब समझने के लिए इसलिए इमेजेस लगा रहे हैं, बुक में ना पाओगे इसलिए बता रहे हैं। नेगेटिव कब होगा समझना, वर्क नेगेटिव कब होगा, एंगल किसके किसके बीच में हो, देख रहा ना यहां इतना लिखा है लेकिन हमने आपको कहां तक बता दिया है, याद है ना। अगर कहीं मिलता है तो परेशान हो जाएंगे या सही टिक कर लेंगे, हम कर ले जाएंगे, लेकिन यही तक दिखा। इसलिए मैंने कहा थोड़ा सोचने का दायरा बढ़ाना है, हर चीज अपने आप समझ में आने लगी। यहां मिलेगा तो भी लेंगे, 270 तक है तो भी लेंगे, नहीं कहेंगे मेरा ऑप्शन नहीं मिल रहा है, मेरा नहीं मिल रहा, मेरा 270 नहीं मिल रहा, मेरा 270 नहीं मिल रहा, नहीं 180 टर्न मानो ले लो उससे, चलो बेटा जो मिला उसी से काम चलाएंगे। अब देखो जरा यहाँ है, अब इस केस में क्या है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन बॉल थ्रो वर्टिकल, किसी बॉल या सिस्टम को हमने ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया तो उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा किधर लगेगा नीचे की तरफ, लेकिन बॉल को हमने किधर फेंका है, डिस्प्लेसमेंट किधर है अपोजिट डायरेक्शन है, तो वर्क क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान समझना दोनों में डिफरेंस। अभी हमने कहा कि जब हम वेट को अपलिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ देख बेटा, कहाँ गया बेटा विनोद कुमार, कहाँ गया। अभी हमने कहा जब हम वेट को अपलिफ्ट कर रहे हैं इस तरह से या उठा रहे हैं तब हमारा वर्क पॉजिटिव है। अभी मैं कह रहा हूं कि जब बॉल को हम लोग ऊपर फेंकेंगे थ्रो करेंगे तो वर्क हमारा क्या होगा नेगेटिव। दोनों में डिफरेंस क्या है, बॉल नीचे आएगी और बॉल को एक बार थ्रो कर दिया तो बॉल पे फोर्स लगा रहे हैं क्या, हमने छोड़ दिया, अब उस पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा ग्रेविटी। लेकिन इस केस में, इस सेकेंड केस में क्या है, हम जब तक इसको लिफ्ट कर रहे हैं तब तक इस पे फोर्स लगा रहे हैं क्या। इस केस में क्या है भैया, इस केस में हम जब तक उसको लिफ्ट कर रहे हैं तब तक फोर्स लगा रहे हैं क्या, जितनी हाइट ले जाएंगे उतनी ही हाइट तो जाएगा उठ के। तो यहाँ वाला ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लगा, क्योंकि बॉडी जितनी हाइट जा रही है उतनी हाइट तक हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं, इसलिए यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स की बात नहीं की है। लेकिन बॉल के केस में जब बॉल को हम थ्रो कर देंगे तो हमारा फोर्स लग रहा है क्या, हमने जो लगाना था लगा दिया, अब उस पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, और जिसका डायरेक्शन किधर होता है नीचे, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, इसलिए वहां क्या होगा वर्क नेगेटिव होगा। बहुत ध्यान समझना है, इसीलिए एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्वेश्चंस यही बनेंगे, क्वेश्चंस यही बनेंगे, क्योंकि बच्चे को लगेगा कि यही है, हमने तो यही पढ़ा था। हाँ बिल्कुल, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा ना, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो वर्क तो जीरो, अभी तो बता ना बेटा, बिल्कुल ऐसे समझो, ऐसे समझो आप जैसे अपने घर से आप कोचिंग को आए, वर्क आपने किया, अब यहां से कोचिंग से घर को जाओगे तो वर्क क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया जीरो। ठीक, दैट्स इट। तो ये समझे नेगेटिव वर्क कब होगा, हमने किसी चीज को थ्रो कर दिया ऊपर तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो वर्क जो इसमें परफॉर्म होगा वो क्या होगा, बताने की जरूरत है या समझ में आ रही है बात, आ रही है ना, बोल भाई, भेज दूंगा इसको मैं, पढ़ते रहना आप लोगों को। अब यहां देखो भाई, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट इज नेगेटिव। जब हम मूव करते हैं, देखिए फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है,
जब किसी बॉडी सिस्टम को हम आगे की तरफ खींचते हैं ना, तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मोशन के क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। बॉडी तो आगे मूव हो रही है, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग रहा है, पीछे की तरफ। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, दोनों के डायरेक्शन अपोजिट होने का मतलब एंगल हमने कितना कहा, 180, और cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो वर्क हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। फ्रिक्शनल फोर्स से वर्क नेगेटिव हो रहा है, इस आदमी के फोर्स की वजह से अगर वर्क की बात करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। ध्यान से देखो इसे, अगर इस आदमी से वर्क की हम बात करेंगे तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन हाँ बेटा, यहां दो केसेस बनेंगे। अगर फ्रिक्शनल फोर्स की बात करेंगे तो वर्क क्या आएगा, नेगेटिव। ये आदमी जो लगा रहा है ये वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। दोनों डिफरेंट चीजें हैं, समझ में आ रही ना बात। ये तुम्हारे डैश है, ठीक है ठीक है, बात समझ। इसीलिए मैं प्रॉपर इमेजेस के साथ तुम्हें पढ़ा रहा हूं बेटा, इसीलिए हर चीज की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ बात कर रहा हूं, क्योंकि जब तक इसे नहीं समझोगे ना, बुक्स में कुछ इमेजेस दिए हैं, कुछ चीजें आप पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें आप भूल जाते हैं फिर। इसलिए हर कॉन्सेप्ट के साथ इमेज एकदम प्रॉपर आपके पास है, हर चीज एकदम डिटेल में पढ़ो। जितना बता रहा हूं कहीं भी देख लेना बताना, लेकिन इसीलिए बता रहा हूं, अगर इसके बाद भी आपका खराब हो गया तब। हमारे यहाँ जिन बच्चों का इस बार देखो, जिनका 91, 92, जिनका 86, 84 आया, ये लोग इस बात से मायूस हैं कि 5-6% और बच्चों से कम आए, इनके 5-6% इनके कुछ बच्चों से कम आए। तो मैंने कहा भाई ठीक है चलो कम आए, मुझे बस ये जानना है कि जो सब्जेक्ट हमने आपको पढ़ाए, मैथ साइंस हमने आपको पढ़ाए, उसमें क्या स्कोर रहा। जब रिजल्ट के मैंने एकदम तहकीकात की भाई, इन्वेस्टिगेट किया, तो पता चला इनका मैथ साइंस में उनसे ज्यादा है। जिनका परसेंटेज इनसे ज्यादा है उनके मैथ साइंस के मार्क्स इनसे कम है। मेरा गोल तो यही था ना, मेरा टारगेट तो यही था ना, मैं तो यही सब्जेक्ट मेनली आपको पढ़ा रहा था ना, तो मेरा पर्पस तो फुलफिल हुआ कि नहीं। कि भले वो आपको लीड करिए, वो आपके रटने वाले सब्जेक्ट में किए, अदर सब्जेक्ट में किए, लेकिन मेन सब्जेक्ट्स में आप सुपीरियर हैं। अपना रोल तो यही था। तब कहें सर हाँ ये तो बात सही है, पूछ लेना तुम। वही कह रहा हूं ना, पूछ लेना तुम, तब पता चल जाएगा। इसलिए समझा रहा हूं, जो बता रहा हूं, जितना करा रहा हूं उतना कर दोगे, मोर देन सफिशिएंट। जबकि पेपर बहुत टिपिकल था, तब की बात कर रहा हूं। तुम समझो अगर नॉर्मल ट्रेंड के हिसाब से चीजें होती तो 87, 90 तक गए बच्चे, 95, 96, 98 भी स्कोर करते तो कोई नई बात नहीं थी। इसलिए कह रहा हूं, जो बताऊं, जैसे बताऊं, जिस वे में बताऊं उसको करो, हर चीज अपने आप होने लगेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स से वर्क यहां क्या होगा, नेगेटिव। लेकिन ये शख्स जो फोर्स लगा रहा है इसका वर्क क्या होगा, दोनों अलग चीजें हैं। बात समझ में आ रही ना अपनी भाई। अब इनको देखो भैया, जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो ब्रेक क्या होता है, बॉडी के मोशन को रोकती है, मतलब मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ब्रेक, और बॉडी किधर बढ़ रही है। इसका जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तब उस केस में भी वर्क हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि एंगल कितने का होगा, 180। क्यों 180 हो गया, अपोजिट डायरेक्शन, तो वर्क इस केस में क्या होगा, नेगेटिव होगा। इज इट क्लियर। अब ये देखो भैया, शख्स महाशय का देखो, जीरो वर्क डन कब होगा, अब कुछ फोर्स ही नहीं लगा है, खड़े हैं ऐसे, हाथ पे हाथ ये एकदम बैठे हैं भैया, कोई फोर्स नहीं, तो वर्क क्या होगा, तो वर्क हमारा कब कब जीरो होगा, जब फोर्स हमारा क्या होगा भाई, जीरो होगा। जब फोर्स जीरो होगा तब वर्क हमारा क्या होगा, जीरो होगा। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, दीवार को खुद धक्का मार रहे हो बेटा, तुम ही डिस्प्लेस हो गई, दीवार तो ना हो पाई, तो वर्क क्या होगा, इसमें जीरो होगा। दूसरा क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, देख लो जरा ध्यान से, 90 और 270। 90 भी होगा तब भी 270 होगा। ये वाला केस कौन सा है, एक तो देखो ये, अब लेकर वे, हाँ बेटा 90, हाँ 90 की वैल्यू भी जीरो होती है, cos 270 की वैल्यू भी क्या होती है, जीरो होती है। हर चीज लिखते रहो, पढ़ते रहो, जानते रहो। अब जरा देखना, इसमें देखो भाई, अब ये इंसान अगर इस वेट को उठाकर आगे ऐसे मूव कर रहा है, आगे ऐसे चल रहा है, आगे ऐसे मूव कर रहा है, आगे ऐसे चल रहा है, तो वेट तो इसका नीचे की तरफ लग रहा होगा, डायरेक्शन दिख रहा है ना, और डिस्प्लेसमेंट किधर है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री। तो इस केस में वर्क हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। तभी तो हमने कहा था ना, वो कूली या कोई भी वेट उठाकर अगर हम चलने लगे तो, मतलब वेट को उठाने में वर्क हुआ पॉजिटिव, लेकिन जब वेट को लेकर चलने लगे तो जीरो वर्क हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वेट का डायरेक्शन नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में,
तो दोनों का बीच का एंगल 90 डिग्री, तो वर्क क्या होगा? 0 हो जाएगा। क्लियर हो रही बात? ये होगा। अब कोई सर्कुलर पाथ पे है तो जैसे हम कहें जितने भी प्लेनेट हमारे सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं वो क्या वर्क परफॉर्म कर रहे होंगे, तो हम कहेंगे ये जो हमारा टेंजेंशियल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है और ये सेंट्रीपिटल फोर्स, इन दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का होता है? 90। तो वर्क डन क्या होगा? 0। इसका मतलब जितने भी प्लेनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, जो वर्क परफॉर्म हो रहा है वो क्या है? हमारा वर्क 0 वर्क परफॉर्म हो रहा है। कौन सा वर्क? 0। कोई वर्क परफॉर्म नहीं हो रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और सेंट्रीपिटल फोर्स के बीच का एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो उस केस में वर्क हमारा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? प्लैनेटरी मोशन में जो हमारा वर्क होगा वो क्या होगा? 0 होगा। 0 क्यों होगा? क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है टेंजेंशियल डायरेक्शन में और सेंट्रीपिटल फोर्स, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है भाई? 90 डिग्री। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? जब कोई बॉडी सिस्टम आपका सर्कुलर मोशन में होती है तो उस बॉडी पे, उस सर्कुलर जो पाथ है उसके सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है। उस फोर्स को क्या कहते हैं हम? सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है, इसलिए वर्क डन क्या होगा? इसमें 0 होगा। तो जितने भी हमारे प्लैनेटरी मोशन प्लैनेट ये कंडक्ट करा रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वर्क उसमें क्या होगा भाई? 0 होगा। बात क्लियर है? ठीक है ना? 0 वर्क के बहुत सारे एग्जाम्पल है। देखो पता नहीं बेचारा स्केलेटन टाइप आदमी है, इसको पूछा होगा इसमें वर्क डिस्प्लेस कर पाएगा बेचारा? क्या लगता है देखकर? नहीं हो पाएगा। तो होगा ए पर्सन पुशिंग ऑन ए वॉल डज नो वर्क बिकॉज द वॉल डज नॉट मूव। वॉल मूव ही नहीं होगी, डिस्प्लेस ही नहीं होगी, तो वर्क परफॉर्म होगा नहीं। कोई वर्क परफॉर्म नहीं होगा तो क्या होगा भाई? वर्क 0 हो जाएगा। वर्क डन बाई ए कांस्टेंट फोर्स। अब इस केस में वेट उठाकर ये चलने लगे तो वर्क क्या होगा? 0। अभी डिस्कस किया ना पीछे, अब इनको बताओ भाई। इन लिफ्टिंग द वेट इज वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। बोलो भाई। ये होगा पॉजिटिव। क्लियर है ना? अब इस केस में देखिए, आदमी जब इसको लिफ्टिंग किया, वर्क किया होगा कि नहीं? वर्क इसमें पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? कितना वर्क किया है निकालना है। और जब ये होल्ड करके रखा हुआ है तो कोई डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है ना बात? इस केस में 0 हो जाएगा, लेकिन इस केस में कितना होगा? कितना डिस्प्लेस किया है? 2 मीटर खींचा है ना, तो वर्क जो होगा कितने के बराबर होगा? W इक्वल टू क्या होगा? mgh। mdh नहीं बेटा, mgh। mdh तो मसाला आता है ना। mgh, m क्या है? मास है, g क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, और h का मतलब क्या है? कितनी है। इस केस में वर्क क्या होगा? ये सब समझना है, और कुछ है क्या रॉकेट साइंस? कुछ नहीं। अब इस केस में बताओ, जब ये लेट कर लटके हैं भैया, डिस्प्लेसमेंट कोई नहीं है, 0 है, तो वर्क क्या होगा इस केस में? 0। नो वर्क का एग्जांपल ये जैसे देखो, अब ये लेट इसको लेकर चल रहे हैं भैया, सूटकेस वगैरह, वेट नीचे की तरफ लगेगा, डिस्प्लेसमेंट क्या है भैया? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो वर्क क्या हो जाएगा इस केस में? ये तो बता रहे हैं। तो वर्क डन इन लिफ्टिंग द बैग इज, केवल बैग करके लिफ्ट करके है भैया, 0। वर्क डन इन होल्डिंग द बैग इज व्हाट? अच्छा, लिफ्टिंग द बैग क्या होगा? mgh। mgh। लेकिन वर्क डन इन मूविंग बाई होल्डिंग द बैग क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि एंगल क्या है भाई? 90 डिग्री का। बाकी इस केस में बता दिए, डायरेक्शन ऑफ मोशन, वेलोसिटी ऑफ फोर्स, एंगल क्या है? 90 डिग्री का है। तो वर्क डन इस केस में क्या होगा भाई? 0। बताए ना? वर्क डन बाई सेंट्रीपिटल फोर्स, ध्यान से देख लो इस सब एग्जांपल। सेंट्रीपिटल फोर्स से जो वर्क होगा हमेशा क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, डिस्प्लेसमेंट है, जो वेलोसिटी है वो और फोर्स के बीच का एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। 90 डिग्री जब एंगल बन जाएगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट्स अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर, डायरेक्शन ऑफ मोशन इज अलोंग द टेंजेंट, है ना? विद फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब एंगल कितने डिग्री? 90 डिग्री। सो वर्क डन इज व्हाट? 0। वर्क डन क्या हो जाएगा इस केस में? 0। एनर्जी इज द व्हाट? एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू डू वर्क। अभी एनर्जी वगैरह की हम बात करेंगे। वर्क क्या समझ गए आप? वर्क का मतलब समझ गए, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, इसके सारे एग्जांपल्स हम लोगों ने देख लिए। ये स्लाइड्स आपको भेज देंगे, अच्छे से देख लेना, फिर अपन इसमें आगे जो भी बातें होंगी हम लोग करेंगे उसको। कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, चाहो तो एक लिख लो, रिमार्क में करके लिख लो, वर्क डन इन लिफ्टिंग ए बॉडी, वर्क डन इन लिफ्टिंग ए बॉडी, वर्क डन इन लिफ्टिंग ए बॉडी, वर्क डन इन लिफ्टिंग ए बॉडी कितना होगा भैया? mgh। कितनी हाइट तक आपने लिफ्ट किया है उसको, और मास उसका क्या है, और g क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। W इक्वल टू क्या हो जाएगा? mgh। वर्क डन इन लिफ्टिंग ए बॉडी, W इक्वल टू क्या हो जाएगा? mgh।
एम जी एच, एम क्या है भैया मास है, जी क्या है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, एच क्या है इसमें हाइट। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ तक पढ़ के हमने रख लिया। वर्क समझ गया हम लोग? क्या अच्छे समझ में आ गया वर्क क्या है? वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, बाकी सारी फार्मूले हमने देख लिया। वर्क W इक्वल टू F/2S या Fs cos थीटा, अगर एंगल कुछ दिया है तो, है ना। यूनिट इसकी जूल होती है, सीजीएस सिस्टम में अर्ग होता है, 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग होता है। बाकी सारी चीजें पढ़ लिया हमने। डन, वर्क समझ में आ गया? रिवाइज कर लीजिएगा। ये स्लाइड्स आपको पीपीटी भेज दे रहे हैं, बाकी लेक्चर्स भी शाम तक आपके पास ग्रुप में आ जाएंगे, आप देखिएगा उसको रिवाइज करके आइएगा, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है फिर, डन, ठीक है, थैंक यू।